Hey everyone, so here we are back with another video from a political chapter understanding a criminal justice system. तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस पूरे हेडिंग को समझने की कोशिश करना है। यहाँ हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड, समझना है। किसे समझना है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। अब भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, तो इसे थोड़ा सा ब्रिटिश टाइम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ब्रिटिश टाइम जब ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में थे, फॉर एग्जांपल मानो कि ब्रिटिशर्स मेरे सामने खड़े और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ऑरेंज जूस पियो, और मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे ऑरेंज जूस नहीं पीना, मुझे आप मैंगो जूस ला दो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, ब्रिटिशर्स की अगर हम कोई भी बात डिनाई कर देते या उनकी बात को मानने से मना कर देते थे तो वो सीधा हमें जेल में डाल सकते थे, और ठीक है। और उसके अगेंस्ट फिर मेरे मतलब मैंने क्या किया था, मैंने इतना ही तो मना किया था ना कि भाई मुझे नहीं पीना ऑरेंज जूस, तो इसमें मैंने कोई गलती थोड़ी की थी, मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया था, फिर भी उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया था मेरी गलती नहीं होने के बाद भी। पर अब हम लोग जब हमारे इंडिया का करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ते हैं तो ये उससे अलग है, ठीक है। आज मानो कि मेरी वजह से कोई किसी का नुकसान भी हो जाता है या मैंने कोई क्राइम भी किया है, फिर भी मेरे पास एक पूरा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सकती हूँ, ठीक है, वहाँ मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सकती हूँ। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब आपको इस पूरे सिस्टम को समझना है। क्रिमिनल मतलब तो क्या होता है, जो क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। और जस्टिस सिस्टम मतलब न्याय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो उसको न्याय मिलेगा, उसको जस्टिस मिलेगा। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म हमें समझना है कि किस तरह से हमारा जस्टिस सिस्टम एक्चुअली काम करता है। ओके, सो ये हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर चुके थे, दैट व्हेन वी सी समवन वॉयलेटिंग द लॉ, अगर हम किसी को देखते हैं तो मतलब होता क्या है कि मानो कि मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है ना, तो क्या होता है आपके दिमाग में, क्या होता है कि यार इसके अगेंस्ट तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस को बता देते हैं, है ना। तो वही चीज़, सबसे पहला मैकेनिज्म या सबसे पहला पर्सन कौन होता है? पुलिस, ठीक है। फिर पुलिस क्या करती है, मानो कि अगर मेरे घर में चोरी हुई है या मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं कहाँ जाऊँगी? पुलिस के पास। पुलिस को बोलूँगी कि आप इस पर्सन के या इस इवेंट के अगेंस्ट आप एक केस फाइल कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में पुलिस उसको क्या करती है, अरेस्ट करती है, ठीक है। फिर उसको जेल में डालती है और उसके अगेंस्ट कोर्ट में पेशी होती है ना, कोर्ट के अंदर वो केस चलता है। और फिर अगर फाइनली उस पर्सन को गलत मान लिया जाता है, कल्प्रिट मान लिया जाता है, क्रिमिनल मान लिया जाता है, तो उसे हमारे लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। और अगर उसे क्रिमिनल नहीं समझा जाता है, वो खुद को इनोसेंट प्रूफ कर पाता है, तो उसे फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सुनी होगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो काफ़ी इजी सा चैप्टर भी है। तो सबसे पहले चीज़ अभी मैंने आपको क्या बताई थी कि रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिंग अ क्राइम, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पुलिस का। अब पुलिस का कैसे हुआ बताओ? देखो, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टू पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट अबाउट एनी कंप्लेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने जाकर के बोल दिया कि उसने मेरे को मारी। सब तो आप करते हो ना, क्लास में आप दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो आप अपने टीचर को जाके कहते हो कि मैम उसने मेरी मारी, मैम देखो उसने मुझे ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो टीचर का काम क्या होता है? पहले उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। ऐसा नहीं कि आते ही बोले दो थप्पड़ लगा दिया कि चलो ठीक है जाओ निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं होता है ना। टीचर का काम क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि एक्चुअली मैटर क्या हुआ था, फिर आसपास के बच्चों से पूछे कि किसने क्या बोला था, किसने क्या किया था, है ना। तो उसके बाद वो कोई भी डिसीजन ले। तो वही चीज़ एक पुलिस की होता है, पुलिस का रोल होता है कि पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनका काम होता है कि वो कंप्लेन को रजिस्टर करे, कंप्लेन को, फिर उस कंप्लेन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो विटनेसेस मतलब सबूत ढूंढे, उसमें और ज़्यादा तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो किसी न किसी डिसीजन पर आए, ठीक है। ये चीज़ पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा कि पुलिस का रोल क्या होता है। तो यहाँ हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक लेवल ऑफ पुलिसेस होते हैं, जैसे हम हमारे स्कूल में देखते हैं पियोन्स होते हैं, ठीक है। फिर फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने मैनेजमेंट की टीम लिखी, टीचर्स होते हैं, है ना। टीचर्स में भी एचओडीज होती है और रेगुलर टीचर्स होते हैं। तो हमने पूरा एक मैकेनिज्म पूरा प्रॉपर्ली समझा हुआ है। तो यहाँ पर भी टीचर बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक पूरा पुलिस का एक पूरा वो चलता है। जैसे सबसे पहले नीचे चौकीदार होते हैं, उसके ऊपर कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर एएसआई, एसआई, फिर उसके बाद में हम लोग इंचार्ज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की आईपी की बात करते हैं, डीएसपी, एएसपी, फिर सुप्रीडेंट पुलिस जो सबसे हेड होता है। तो आपको एक मैकेनिज्म ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि सबसे लोअर लेवल पे कौन काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो आपको पता होना चाहिए चौकीदार काम करता है। अगर वही मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंचार्ज कौन है, तो आपको पता है कि वो सुप्रीडेंट है, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेसिकली समझना है, ठीक है। चलो,
तो ये पूरा पुलिस वाला रूल तो समझ आता है, बहुत बेसिक सी चीज़ थी इसके अंदर तो हमारे पास। अब क्या है बेटा कि अभी मैंने चीज़ आपको बताई थी कि अगर मानो कि किसी को कोई गलत भी करता है ना, तो इसके लिए अब ये पूरी चीज़ काम कैसे करेगी, पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्टिस सिस्टम कैसे चलता है, इसके लिए भी हमने रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, समझो। आर्टिकल 22 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो गारंटी करता है, ठीक है, हर एक अरेस्टेड पर्सन को भी राइट्स देता है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है कि मानो कि मैंने कोई गलती करी और मैं अरेस्ट भी हो चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे राइट मिलते हैं, फिर भी मेरे पास फंडामेंटल राइट्स अभी भी हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं ये भी समझते हैं। जैसे आपने राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, ये सारे सुने हैं ना, वैसे ही कुछ और फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो ये कौन से हैं? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ठीक है, ऑफ विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, मतलब ऑफेंस ऑफ विच। जैसे मानो कि पुलिस मेरे पास आई है, नॉक करा मेरे घर को उसने, और पुलिस बोलते हैं कि चलो मुझे हमें तुम्हें अरेस्ट करना है, तो मेरे पास राइट होता है कि मैं पुलिस से पूछूं, बताओ पहले, है ना, मैंने गलती क्या की, फिर जाऊंगी उसके बाद, है ना, ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी। तो मेरे पास राइट होता है कि मैं पुलिस से क्वेश्चन कर सकूँ कि मेरी क्या गलती है, आप मुझे किस गलती के लिए अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक और सेकंड राइट होता है, अरेस्ट होने के बाद में चलो मैं जेल भी चले गई, उसके बाद में 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने मुझे शो किया जाएगा। ये मेरा हक होता है, ये मेरा राइट होता है, और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो ये इलीगल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस ने इवन, और ऐसा भी होता है बेटा, बताए कि जब ये कस्टडी चल रही होती है ना, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तो पुलिस उस टाइम पे मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं कर सकती है। देखो थर्ड ये क्या होता है, द राइट इज़ नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर। इस वक्त टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता, इल ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कितना अच्छा मैकेनिज्म बना है कि जब तक कोई इंसान एक्चुअली कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू गलत नहीं माना गया, क्रिमिनल नहीं माना गया, तब तक उसको आप मेंटली टॉर्चर या फिजिकली पनिश भी नहीं कर सकते। ओके, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। मतलब मानो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जेल चली भी गई, वहाँ ना पुलिस, बहुत आपको पता है पुलिस का तो कैसा होता है, वो मारती करती है ना, बहुत उसने टॉर्चर वॉर्चर किया, और वहाँ मैं डर के घबरा करके मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है मैंने क्राइम किया है, पर इसको एज अ सबूत या एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता कि इसने तो अपनी गलती को माना था, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये क्या होता है बेटा कि पुलिस का जो कस्टडी होता है, तो उस टाइम पे पुलिस के किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करती है, तो उस टॉर्चर के अंदर अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो वो एज एन एविडेंस यूज़ नहीं की जाती, उसके लिए आपको ठोस सबूत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मानो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन जैसे मानो कि उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया और पीछे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, तो वो किसी भी विमेन को या किसी भी 15 साल से छोटे बच्चे को, ठीक है, वो बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए होता है। वुमेन को तो जैसे बुला ही नहीं सकते, फीमेल्स को तो आप कोर्ट में मतलब क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन बुला ही नहीं सकते, और 15 साल से छोटे बच्चे को भी आप क्वेश्चन के लिए मतलब इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप नहीं बुला सकते उसको पुलिस स्टेशन। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप खुद जाओ उसके पास में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो पुलिस समझ में आ गया आपको, आर्टिकल 22 समझ आ गया, ठीक है। तो ये एक स्टोरी भी हम लोगों ने समझी थी, वापस इसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं स्टोरी को, कि इसके अंदर क्या होता है बेटा कि एक लेडी जो होती है, ठीक है, ये अपना नेक पीस डायमंड का नेकलेस क्या करती है, अपनी टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल पे खोल करके रख देती है, और वो जब देखती है नेक्स्ट डे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। तब इनके घर में बात होती है कि कौन कौन आया था, है ना, कौन कौन वो चीज़ मतलब नेकलेस चुरा सकता है, ये सारी बात वो लोग होती है आपस में, ठीक है। इन्होंने पूरे मतलब अच्छे से इन्होंने सारा डिस्कस किया होता है। तो इन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया होता है कि यार धोबी आया था सुबह, तो ठीक है। तो अब ये इस धोबी के घर पहुँचते हैं, तो धोबी बैठ के क्या कर रहा होता है, मनी काउंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि यार मनी काउंट कर रहा है, मतलब तो ये नेकलेस को बेच करके ही पैसा लाया होगा, ठीक है। तो एक सस्पेक्ट बन जाता है धोबी उनकी धोबी ने किया है। फिर इसके बाद में ये लोग मतलब इस धोबी को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ एफआईआर लॉन्च करते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मतलब जैसे मानो कि मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो मैं जब पुलिस को जा कर के रिपोर्ट लिखवाऊंगी ना, उसको हम एफआईआर बोलेंगे। मतलब सबसे पहला काम होता है एफआईआर लिखवाना। सबसे पहला पर्सन तो पुलिस होती है, उसके बाद पूरे क्रिमिनल जस्टिस में सबसे पहला पर्सन पुलिस होता है, और उनका सबसे पहला काम होता है एफआईआर लिखना। उसके बाद ही वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बिना एफआईआर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसके बारे में मतलब पुलिस वगैरह भी देखती है, पुलिस भी हर तरह से मतलब वो बोलते हैं ना कि सारी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, और वो समझते सब लोग मानते हैं कि धोबी ने जो है चोरी की है, और उसको कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट में,
ठीक है। अब कोर्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे इसके कोर्ट में ले जाएंगे तो कोर्ट में कौन मिलेगा, ठीक है, पुलिस के बाद में कोर्ट में कौन मिलेगा, जज से पहले भी कौन होते हैं बेटा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। लॉयर, अब वकील का नाम आपने सुना होगा, वही होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। अब देखो, अब क्रिमिनल ऑफेंसेस रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग, मतलब कोई भी क्राइम किया जाता है तो वो क्या माना जाता है कि वो बहुत गलत है, सिंपल सी चीज़ है कि वो बहुत गलत है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों होते हैं, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है, आप ये समझ लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है लॉयर, वकील, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। कि अगर मानो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, अब मैं खुद तो जेल के बाहर नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि मैं तो अभी जेल में डाल दिया था पुलिस ने मुझे, तो मैं जेल के बाहर नहीं जा सकती। और इसी इन्वेस्टिगेशन को मेरे तरफ से, अब पुलिस जो है वो मानो बाहर क्या कर रही है, मैं मेरे तरफ से भी कोई कोशिश करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एक लॉयर को हायर करूँगी, ठीक है। और लॉयर को हायर करने के बाद में उसे मेरे तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने को बोलूँगी। और यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, किसके बिहाफ पे, उस पर्सन के बिहाफ पे, दोनों के बिहाफ से हो सकता है बेटा। अब दो पार्टीज थी ना जिनके घर में चोरी हुई और जिसको चोर ठहराया जा रहा है, दोनों अपने अपने लॉयर्स लाएंगे और दोनों आपस में डिस्कशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन, बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी है पुलिस के लिए, ठीक है, तो वो फॉलो करना पड़ेगा उन्हें अरेस्ट और इंट्रोगेशन के अंदर, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो पुलिस जो है वो किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी को मार नहीं सकती, ठीक है। और पुलिस जो है वो एनी फॉर्म ऑफ पनिश, मतलब इन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकती, मतलब मारना ही नहीं, किसी और भी तरह की पनिशमेंट बोलते हैं ना, मतलब कुछ कैश वगैरह लगा दिया कि तुम्हें 10,000 फाइन देना पड़ेगा, तो वैसा वो कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो लॉयर जो है, वो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है, और वो सवाल पूछते पूछते ये जो धोबी है इनको अपनी ही बातों में उलझा देते हैं और फाइनली ये चीज़ ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि धोबी ने जो है वो चोरी की है। अब धोबी को भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ हमारी गवर्नमेंट देती है। अब मानो कि मैं बहुत ज़्यादा वीक गरीब हूँ, या अगर धोबी की कंडीशन हम समझते हैं कि वो एक अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हायर नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि गवर्नमेंट धोबी को या फिर मुझे एक लॉयर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे की स्टोरी में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो लेडी होती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है हरी को। हरी जो धोबी था वो गवर्नमेंट के थ्रू, ये लेडी उनके भी हाफ पे, मतलब हरी के भी हाफ पे गवर्नमेंट एक लॉयर अपॉइंट करके देती है, ठीक है। और ये लेडी इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली ये पता चलता है, मतलब ये पूरे इन्वेस्टिगेशन से, रिसर्च से ये पता चलता है कि वो नेक पीस जो है वो आसपास के किसी शॉप पर बेचा गया था। तो जब उनसे जाके पूछा गया कि बताओ ये नेक पीस कहाँ, किसने बेचा, कौन लाया था, तो तब पता चला कि 2 लड़के आए थे। अब वो 2 लड़कों के बारे में जब पता चला तो वो पता चला, मतलब आगे लेटर ऑन पता चलता है कि जो उनका बेटा था, जिस लेडी का नेकलेस गुमा था ना, उसके बेटे के दोस्त थे वो, ठीक है। तो वो बैड कंपनी में आ गए थे और उसकी वजह से फिर उन लालच की वजह से उन्होंने जब यहाँ पर मॉर्निंग में वो ड्रेसिंग टेबल पर नेकलेस देखा तो उसको चुरा कर ले गए और बेच दिया, ठीक है। तो अब हरी यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव हो चुकी थी, इनोसेंट प्रूव हो गया था। तो आपने एक मैकेनिज्म समझा, है ना, पूरा मैकेनिज्म समझा कि कैसे एक कल्प्रिट भी, जिसको मतलब सब डिक्लेयर कर रहे थे कि नहीं तुमने गलती करी, तुमने गलती करी, और लास्ट में वो क्या होता है, इनोसेंट प्रूफ कर दिया जाता है। अब रोल ऑफ जज, यहाँ पर जज का क्या काम होता है बेटा, जज जो होता है वो दोनों, मतलब बोलते हैं ना कि इम्पार्शियल, मतलब किसी के साथ भी वो बोलते हैं ना कि गलत ट्रीटमेंट ना करे, वो सभी के, दोनों के व्यू पॉइंट्स, मतलब चाहे वो अभी भी अपन ने देखे ना 2 फ्रंट थे यहाँ पे, जिसको चोर ठहराया जा रहा था और जो ब्लेम कर रहा था, दोनों के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। हर एक प्रोसिक्यूटर को वो टाइम दे, ठीक है, उसको क्या वो अपना डिफेंसिव पॉइंट रख सके, और उसके बाद में ही सारे सबूतों को ध्यान रखते हुए, मध्य ऐसे सुना होगा ना तुम लोगों ने सारा, ठीक है, उसके बिहाफ पे फिर वो अपना जो भी है डिसीज़न वो अनाउंस करे, ठीक है। और फ्री ट्रायल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने समझाया कि मैं अरेस्ट हो गई थी, ठीक है। अब अरेस्ट होने के बाद में मेरे पास हक होता है कि मैं किस चीज़ के लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, मेरी क्या गलती थी वो मुझे बताई जाए। फिर मेरा हक होता है कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाऊँ, 24 आवर्स में मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। और फिर तीसरा मेरा हक होता है कि मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भी इल ट्रीटमेंट ना हो। और इसके अलावा भी अगर मैं केपेबल नहीं हूँ कोई भी फ़ाइन या कोई भी लॉ, मतलब टैक्स वगैरह ऐसा या जो कुछ भी पे करने के लिए, तो मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट मुझे एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके दे, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल।
फेयर देख मीनिंग तो समझ आता है, फेयर मतलब क्या होता है, बिना किसी पक्षपात के, साफ सुथरा। ट्रायल मतलब क्या होता है बेटा, ट्रायल मतलब कि मेरी गलती नहीं है तो मुझे एक मौका दिया जाए जहाँ पे मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सकूँ, दैट इज़ फ्री ट्रायल। ओके, तो ये आप प्रॉपर समझोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रूल ऑफ लॉ जो है कि हमारा मतलब हमारा कानून पता है क्या कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी बेगुनहगार को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी फ्री ट्रायल वाली होती है। और एफआईआर के अंदर भी मैं अभी आपको समझा ही चुकी हूँ एफआईआर क्या होता है। ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो कंप्लेन की जाती है पुलिस के बाद में। मतलब इसके बिना तो मैंने आपको इतना बताया ना कि ये ज़रूरी भी क्यों होती है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कभी केस हो जाता है, मतलब तुम्हें तो ऑफकोर्स तुम्हारे साथ तो क्या होगा, पर तुमने ये चीज़ें मतलब समझ, तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे मानो पुलिस मेरे पास आई और पुलिस के पास कोई भी एफआईआर नहीं है ना, तो पुलिस अगर मुझे अरेस्ट करना चाहती है तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि पहले अपने एफआईआर वगैरह दिखाओ, तो ही मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, देखो अब द कंप्लेंट हैज़ ऑल्सो लीगल राइट, मतलब मानो कि मैंने कंप्लेन करी है, मैंने एफआईआर लिखवाई है, तो मेरे पास भी हक होता है कि मैं ना उस कंप्लेन की एक मतलब ज़ेरॉक्स ले सकूँ, फ्री कॉपी ले सकूँ। एफआईआर में बेसिकली और कुछ नहीं होता बेटा, टाइम, डेट, इवेंट, है ना, सब चीज़ मेंशन होती है कि कौन से प्लेस पर हो गया, क्या डिटेल हुआ है, मतलब क्या क्या इंसिडेंट हुए, इवेंट्स क्या क्या हुए, वो सारी चीज़ें एफआईआर के अंदर मेंशन होती है। यहाँ पर हमारा हरी जो था वो इनोसेंट प्रूफ हो ही चुका था। अब इसके बाद में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, लास्ट 1 मिनट का हमारा टॉपिक बचा है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर में बस यही था हमारे पास। अब यूएन की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो रिसेंटली अपनी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है बेटा, मतलब इन्होंने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एक गाइडलाइन दी है। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनकी ड्यूटीज़ बताया है और उनको अपना एक मैनर्स बताया कि आप किस तरह से एक इम्पार्शल हो करके अपना रोल प्ले करोगे, है ना, किसी को भी मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे आप। ठीक है, रिलीजन, कस्टम, कल्चर के वजह बिहाफ पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यूएन ने ये सारी गाइडलाइंस वगैरह दी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।